Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of Daily News Analysis. Today is 14th of April 2025. आज 14th of April बर्थ एनिवर्सरी भी है, मीन्स उनके जन्म दिवस भी है और वो हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। अब हम सेशन में चलते हैं अपने करंट अफेयर के सेशन में और सबसे पहली न्यूज़ को देख लेते हैं। वो है CAPF deployment and law and order situation in मुर्शिदाबाद। रिसेंटली पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया जिसके थ्रू वक्फ एक्ट जो था उसमें कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए और उनको पास कर दिया। उसके विरोध को लेकर के कई सारे स्टेट्स में कुछ प्रोटेस्ट देखने को मिले, लेकिन कुछ जगह पर जो प्रोटेस्ट था उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को वहां पर भेजना पड़ा। जगह है आपकी मुर्शिदाबाद, और ये मुर्शिदाबाद कहाँ पर है? ये है आपका वेस्ट बंगाल में। 17 कंपनीज भेजनी पड़ गई हैं इनको CAPF की। क्या है ये CAPF? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। जब भी स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको कंट्रोल न कर पाए तो सेंट्रल फोर्सेस वहां पर पहुंचती हैं स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प के लिए, स्टेट की पुलिस की हेल्प के लिए। तो ये कौन कौन सी हैं? CAPF लाइक BSF, इनको कई बार पहला पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बोलते हैं, BSF, CRPF, है ना, और SSB सशस्त्र सीमा बल, यह है आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। SSB सशस्त्र सीमा बल, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ITBP, है ना, इंडो तिब्बत जो है पुलिस फोर्स, है ना, और आपका हो गई एक असम राइफल्स हो गई, है ना। तो ये इस तरह की ये जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इन्हीं को हम बोल देते हैं जो है CAPF या पैरामिलिट्री फोर्सेस। खासियत इनकी ये होती है कि इनमें सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट है, जो सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड है वो है आपकी CRPF, है ना। इनको पैरामिलिट्री क्यों बोलते हैं? रीजन है इसका कि इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो पुलिस वाली भी ट्रेनिंग होती है इनकी और मिलिट्री ट्रेनिंग भी इनकी होती है। ठीक है, ये इनकी दोनों टाइप की ट्रेनिंग होती है, पुलिस और मिलिट्री, इसीलिए इनको पैरा मिलिट्री कहा जाता है। ठीक है, तो इनको भेज दिया गया है वेस्ट बंगाल में, जिससे कि और उसकी टोटल 17 कंपनीज को वहां पर जो है डिप्लॉय किया गया है। बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स को भी वहां पर डिप्लॉय किया गया है। बहुत सारा वायलेंस हुआ है और अराउंड 150 पीपल इसमें जो है अरेस्ट हुए हैं। बहुत सारे लोगों की इसमें बता रहे हैं कि डेथ भी हुई है। अनऑफिशियल जो है चीजें हैं नहीं बाहर आई है। बहुत जैसे कि 18 पुलिस पर्सनल हैं वो हेवीली इंजर्ड हुए हैं, सीरियसली सीवियरली इंजर्ड हुए हैं वो, है ना। हालांकि अभी तक का स्टेटमेंट ये है कि वहाँ के जो DGP है और लोकल जो SSP है वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। देखो, इस सबको जो है पढ़ने का हमारा एक पर्पज है, वो ये है कि जब भी आप गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, आप उसका विरोध करना चाहते हैं, तो विरोध का एक तरीका होता है डेमोक्रेसी में। वो है आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, आप अपनी अपील फाइल करें और आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में रखें। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि कोई चीज लीगल है कि इलीगल है, ना कि लोग जो है रोड्स पर उतर करके पत्थरबाजी करके वायलेंस करके लोगों की जान लेके पुलिस पर हमला करके। इससे वो बिल चेंज तो नहीं हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी में इन प्रोसेसेस को फॉलो करना होगा और इस तरह से लोग अगर वायलेंस का सहारा लेंगे तो फिर कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसे तो चारों तरफ हमको केओस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर डिफरेंट पार्टीज ने अपने अपने व्यूज दिए हैं, और जैसे कि कांग्रेस वाले उन्होंने कहा कि हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। उधर बीजेपी वगैरह उनका भी अपने अपने जो है स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने एक चीज की डिमांड की है बीजेपी की तरफ से, वहां पर लोकल जो वहाँ के MLA हैं, लीडर हैं, कि भाई आप इसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दो, वेस्ट बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, कुछ एरियाज को। अगर देखो कोई भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस एरिया का जो लॉ एंड ऑर्डर अपने कंट्रोल में ले सकती है। आपको पता होगा कि जनरली जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, लेकिन
अगर स्टेट गवर्नमेंट कहीं भी किसी एक कम्युनिटी के लिए बाइज्ड है या कुछ लोगों के लिए बाइज्ड है या उसकी पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही या नहीं कर पा रही या करना नहीं चाहती, तो ऐसे केसेस में उस एरिया के लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है। नेक्स्ट फिर आपके पास में केरला सीक्स सुप्रीम कोर्ट रिलीफ ऑन पेंडिंग बिल। देखो, केरला ने ये प्लान किया है कि भाई हम भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे नेक्स्ट मंथ। क्यों? तो जैसे तमिलनाडु में हुआ था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के बहुत सारे बिल्स थे, वो गवर्नर ने पास नहीं किए थे। ठीक है, गवर्नर थे वहां के RN रवि, काफी टाइम से उनको पेंडिंग में रखा हुआ था। अब ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया आप गवर्नर साहब, आपने बिल बहुत समय से पेंडिंग में रखे हुए हैं बिना कोई कारण बताए, तो हम कह रहे हैं कि इन सारे के सारे बिल्स को पास मान लिया जाए। मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये पास है, जाओ गवर्नर अगर साइन नहीं कर रहे हैं फिर भी इनको पास मान लो। इसी चीज को देखते हुए, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इलीगल है ये चीज और एरनियस है इन लॉ। मीन्स लॉ में ये एक एरर है, ऐसा सब नहीं करना चाहिए और ये इलीगल भी है, गवर्नर को ये बिल्स पर एक्शन लेना चाहिए। जब स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला को ये पता चला कि भाई तमिलनाडु में ऐसा हो चुका है उनके बिल्स का, तो केरला की गवर्नमेंट के भी कई सारे बिल, है ना, केरला की गवर्नमेंट के कई सारे बिल जो इन्होंने गवर्नर के पास में भेजे थे, है ना, ये गवर्नर ने भेज दिए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। तो प्रेसिडेंट इंडिया के पास में ये पेंडिंग में है। तो केरला गवर्नमेंट कह रही है कि जब तमिलनाडु गवर्नमेंट के बिल गवर्नर ने पास नहीं किए तो सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिए, तो हमारे लिए भी, मीन्स ये कह रहे हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट हम भी चलते हैं, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन बिल पर साइन नहीं कर रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट से करवा लेंगे। ठीक है, तो ये वाला मैटर निकल करके आया है। तो केरला गवर्नमेंट हैव ऑल बिल्स पेंडिंग विद द प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग दोज विद विदहेल्ड असेंट, जिन पर असेंट नहीं दिया गया था, डीम्ड एज पास्ड। ठीक है, तो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, बोला हम भी कह रहे हैं कि हमारे बिल को सुप्रीम कोर्ट पास कर दे अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस लीगल एक्शन की बात करें तो केरला हैड अर्लियर मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर गवर्नर आरिफ मोहम्मद के खान जो थे उस समय, उनके खिलाफ भी पहले गवर्नमेंट वहां गई थी। प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू है उनके अगेंस्ट में भी केरला गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई थी कि साहब हमारे बिल को ये पास नहीं करते। आने वाले टाइम में भी कई सारी पिटीशंस को ये वहां पर डालने वाले हैं। यहाँ से एक बात जो है, एक चिंता की बात ये है, क्या है, कंसर्न की बात क्या है। देखो, जब भी हम एक वर्ड यूज करते हैं गवर्नमेंट, तो तीन पिलर हैं भाई इसके गवर्नमेंट के, है ना। एक है आपका लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप जुडिशरी में चले जाओ उस लॉ के अगेंस्ट में, उनको इम्प्लीमेंट करती है एग्जीक्यूटिव, है ना। जो लॉ बनता है उसको पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा दोनों से पास करके फिर वो बिल जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसमें साइन कर देते हैं, वो बिल बन जाता है एक्ट, लॉ बन जाता है। स्टेट लेवल पर भी यही होता है। स्टेट लेवल पर क्या होता है कि स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किसी बिल को पास करेगी, पास करके गवर्नर के पास भेज देगी। अब गवर्नर क्या करेंगे, या तो उस बिल को वापस कर देंगे, बोला नहीं नहीं इसमें ये चेंज करो, ये ठीक नहीं है, या फिर उसको रोक करके रख लेंगे, स्टॉप, बोला अभी हम पास नहीं कर रहे, कुछ कह ही नहीं रहे हैं, या फिर उस बिल को भेज देते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कि इस बिल में हमें कुछ दिक्कत दिख रही है, आप बताओ क्या करना है इस पे। और प्रेसिडेंट कई बार उस बिल को लंबे समय तक रोक के रख लेते हैं। तो ये होती है प्रोसेस बिल को पास करने की, उसको एक्ट बनाने की। अब अगर प्रत्येक स्टेट इस तरह से गवर्नर और प्रेसिडेंट को बाईपास करने लगा और सारे गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट वो अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचने लगे, तो फिर इस सिस्टम का क्या होगा जो बनाया है हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने। ये सिस्टम भी तो किसी ने बनाया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स थे, उन्होंने इसको बनाया था। तो बड़ी चिंता की बात है कि ऐसे टाइम में अगर ये ऐसे प्रेसिडेंट एग्जाम्पल से सेट हुए तो फ्यूचर में क्या होगा सारे के सारे सिस्टम का। बिकॉज एक चेक एंड बैलेंस चलना चाहिए, ना तो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव में घुसना चाहिए, ना एग्जीक्यूटिव को अपनी पावर को आउटरीच करना चाहिए, ओवररीच नहीं करना चाहिए। लेजिस्लेचर को भी अपनी पावर्स को बैलेंस करके रखना चाहिए, गवर्नर्स प्रेसिडेंट इनको भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। अगर ये सब अपनी जो पावर्स के अगेंस्ट में जाएंगे तो डिसबैलेंस होगा और उसके परिणाम जो है काफी डेंजरस हो सकते हैं डेमोक्रेसी के लिए।
नेक्स्ट ये एक आर्टिकल है द हिंदू का, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चिंता की बात है जो इन्होंने इसमें उठाई है। वो है कि जो ट्रेडिशनल सीड्स हुआ करते थे, है ना, वो गायब होते जा रहे हैं मार्केट से। मींस अभी एक ऐसा समय आ गया कि जितने भी सीड्स आप लेते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स के हों, ग्रेन के हों, फ्रूट्स के हों, वो सब, ठीक है, हाइब्रिड सीड्स हैं कहीं ना कहीं। तो जो ट्रेडिशनल बिना किसी चेंजेस के नेचर ने जो हमको दिए थे, वो धीरे के धीरे कहाँ हो गए, वो गायब जैसे हो गए। और कुछ ऐसे सीड्स हैं वो तो आज मार्केट में है भी नहीं, लोग जानते नहीं कि ऐसा कोई सीड भी हुआ करता था। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या, बैकग्राउंड में अगर आपको बताऊं, तो जो कंपनीज थी एग्रीकल्चर में जो काम करती हैं, है ना, एग्रीकल्चर में जो काम करने वाली कंपनीज हैं, उन्होंने क्या किया, ऐसे सीड्स इंट्रोड्यूस किए मार्केट में कि किसान उनसे, फार्मर्स उनसे उन सीड्स को परचेज करते हैं, फिर अपना गेहूं में जो अपना खेत है उसमें उस फसल को, उस क्रॉप को उगाते हैं, फिर मार्केट में बेच के आते हैं। लेकिन फर्दर अगर उसी सेम सीड को, उस गेहूं को, उस जो है धान को, पैडी को, अगर वो दोबारा से उस खेत में बोएंगे तो वो उतने अच्छे रिजल्ट देता ही नहीं है। जबकि पहले ऐसा होता था कि किसान, सपोज करो उसने गेहूं, व्हीट उगाया, नेक्स्ट जब उसका क्रॉपिंग उसकी हुई, हार्वेस्टिंग हुई, उसमें से कुछ गेहूं, व्हीट को अपने पास रख लेता था स्टॉक में। जब नेक्स्ट टाइम जब सोइंग का टाइम आता था, उसमें से गेहूं निकाला, खेत में जाकर के उसकी बुआई कर दी, वो फिर से उग जाता था। लेकिन अब जो कंपनीज है, उनके साइंटिस्ट ने उन बीजों में, उन सीड्स में ऐसे चेंजेस कर दिए हैं कि आपने हर बार कंपनी से सीड परचेज ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल सीड्स थे वो मार्केट से गायब हो गए। सारा टॉपिक जो ये जो आर्टिकल है वो इसी चीज को कवर करता है। द करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो जो ट्रेडिशनल सीड्स वैरायटीज इन इंडिया रैपिडली डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग रैपिडली, ठीक है, हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा से बहुत सारे सीड्स मार्केट से गायब हो गए। ये कहते हैं कि ज्यादातर फार्मर्स अब केवल 3-4 चीजों को उगा रहे हैं, उनके पास में वही गिने चुने जो है सीड्स हैं, उसके अलावा उनको कुछ पता ही नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं वो फूड सिक्योरिटी और कल्चरल हेरिटेज को भी तो सेव करके रखते थे, लेकिन अब जो हाइब्रिड वैरायटीज आई हैं, उन्होंने उस कल्चरल हेरिटेज को खत्म कर दिया और जो ट्रेडिशनल सीड्स है उनको भी खत्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये बात करते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि एक तो डिपेंडेंसी हो गई कंपनीज पर, और ये जितने भी नए वाले बीज हैं, सीड्स हैं, उनमें बहुत ज्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उसके बिना हो ही नहीं पाते ये। पुराने बीज कैसे थे, कम पानी चाहिए होता था, नॉर्मल सा जो जो मैन्योर होता था, फर्टिलाइजर, उसी से काम कर जाते थे। लेकिन जो अब वाले हैं मॉडर्न, वो करते ही नहीं है। ग्रेटर वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट शॉक्स, ये ऐसे सीड्स हैं जो नए वाले हैं कि जरा ज्यादा धूप हो गई, ज्यादा ठंड हो गई, है ना, हीट ज्यादा हो गई, तो ये फेल कर जाते हैं, जबकि पुराने वाले नहीं करते थे। रिड्यूस्ड फूड क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन कंटेंट, नए वाले जो सीड्स हैं उनमें न्यूट्रिशन है ही नहीं, बहुत कम है, पुराने वाले में बहुत ज्यादा होता था, है ना। उनकी क्वालिटी और न्यूट्रिएंट दोनों ही कंप्रोमाइज हो चुके हैं। जो पहले वाले सीड्स थे उनमें बहुत ज्यादा क्वालिटी और न्यूट्रिशन हुआ करता था। अब ये कहते हैं कि भाई आयरनी क्या है, मजाक क्या है, पूरा देश के साथ, किसानों के साथ, पॉपुलेशन के साथ, इस कंट्री के साथ, है ना, एक मजाक हो रहा है। बोला क्या, कि जहां एक तरफ हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट सबके लिए, एग्रीकल्चर के लिए स्पेशली एक चैलेंज है ना, उस चैलेंज में आप उन सीड्स को खत्म कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं, जो ऑटोमेटिकली क्लाइमेटिक रेजिलियंस उनके पास में होता है। मींस वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ज्यादा हीट के लिए, ज्यादा जो है कोल्ड के लिए, ज्यादा फ्लड के लिए, या पानी नहीं है उस कंडीशन के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ तो बोले क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें जो है एग्रीकल्चर को एडजस्ट करना होगा, लेकिन आप उन सीड्स को तो खत्म होने जाने दे रहे हैं। फिर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इन द फूड सिस्टम, बोला हमारे फूड सिस्टम में ही प्रॉब्लम है और वो स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। उसके लिए क्या प्रॉब्लम है कि देखो क्या है, कि पूरा एक सिस्टमिक इश्यू है। मींस ऐसा नहीं कि कोई एक लोकल लेवल का ये इशू है, बोला पूरे नेशनल लेवल पर, है ना, ये इशू है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह इस सब के लिए जिम्मेदार है। ये कह रहे हैं
कि इतने दिनों से जो कंपनीज ने एडवर्टीजमेंट वगैरह किया, लोगों की चॉइस चेंज कर दी है। सुपरमार्केट में सब एडवर्टीजमेंट वगैरह कर करके वही चीजें परोस रहे हैं जो कि मॉडर्न है। गवर्नमेंट के जो फूड प्रोग्राम चल रहे हैं वो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस एंड व्हीट उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि जो मिड डे मील वगैरह है। आप पुराने वाले सीड्स को, फूड को उसमें काउंट ही नहीं कर रहे हो। लो डिमांड डिस्करेजेस फार्मर्स। जब आप उन ट्रेडिशनल सीड्स वाली चीजों को परचेज ही नहीं करेंगे तो किसान उसको उगाएगा क्यों? तो उनको डिस्करेज कर देगा, वो उगाते ही नहीं, किसान उन्होंने उगाना बंद कर दिया, नए वाले सीड्स को जो है वो यूज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर ये कह रहे हैं कि लैक ऑफ कम्युनिटी सीड बैंक्स। ये कह रहे हैं कि आपने नेशनल लेवल पर बैंक बना लिए सीड्स बैंक, जो सीड्स को कंजर्व करते हैं, रिजर्व रखते हैं। बोला लोकल लेवल पर भी तो इसकी कोई सीड बैंक होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं बनाई आपने? लोकल लेवल पर बनाते तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इतनी सारी वैरायटी होती है सीड्स की, वो वहां पर उनको स्टोर कर लेते। कई बार हमने देखा है, बचपन में हमने भी किसानी की है, एग्रीकल्चर हमने भी की है, कि कुछ ऐसे सीड्स हुआ करते थे व्हीट के या राइस के या बाजरा के या सरसों के, जो दो चार गांव तक ही सीमित हुआ करते थे। वो दूसरी अदर कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ वो मिलता ही नहीं था। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सीड बैंक होनी चाहिए थी। पॉलिसी बायस, ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर की जो हमारी पॉलिसीज हैं वो इन्हीं चीजों को प्रमोट कर रही हैं। हाई यील्डिंग वैरायटीज जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद उनको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, जो लोकल सीड्स हैं, ट्रेडिशनल सीड्स हैं, उनको तो आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। फिर कह रहे हैं कि उन्हीं चीजों का ट्रेड ऑफ विद बायोडाइवर्सिटी एंड न्यूट्रिशन, आप उन्हीं के साथ में सारा का सारा ट्रेड कर रहे हो। उड़ीसा मिलेट मिशन इन्होंने स्टार्ट किया था, काफी अच्छे इसके रिजल्ट रहे। फिर ये कह रहे हैं कि भाई R&D को प्रायोरिटाइज करो, जेनेटिक डाइवर्सिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस के साथ साथ में, है ना। मींस R&D पर फोकस करो, क्लाइमेट रेजिलियंट जो सीड्स है उन पर भी फोकस करो, प्लस जो लोकल सीड्स हैं, ट्रेडिशनल सीड्स हैं, उस वैरायटी को मरने मत दो, उसको जिंदा रहने दो, उसको प्रिजर्व करो। कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड इमर्जिंग सॉल्यूशंस, क्या क्या सॉल्यूशन इसके लिए चल रहे हैं, ठीक है। रिव्यूइंग ट्रेडिशनल वैरायटीज फॉर ओवर 30 इयर्स, ठीक है। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर रिसर्च किया उसने बताया कि हमने ये चीजें 30 इयर्स में जो है रिसर्च की है, रिव्यू की है कि ऐसा हो रहा है। फिर ये कहता है कि MSSRF ट्राइबल एग्रो डाइवर्सिटी सेंटर जयपुर जयपुर उड़ीसा वाला, वहां पर उन्होंने सेंटर बनाया। उसमें इन चीजों पर क्या किया था, इन्होंने पूरे कंट्री से बहुत सारे साइंटिस्ट को बुलाया था, तो इस पर डिस्कशन किया, तब इनको और ज्यादा पॉइंट्स वहां से मिले। की एक्शन सजेस्टेड, बोला जब इतनी प्रॉब्लम है तो करें क्या, क्या कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज फार्मर्स नॉलेज एंड राइट्स, मींस जो किसान खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनकी नॉलेज का भी तो रेस्पेक्ट करो, कि हर चीज उनको साइंटिस्ट ही बताएंगे। आप उन फार्मर्स की नॉलेज को भी तो वैल्यू करो, वो ग्राउंड लेवल पर डेली ये काम कर रहे हैं। कि सारी आप उन्हीं चीजों पर फोकस करोगे जो साइंटिस्ट ने दो किताबें पढ़ करके बता दिया, नहीं, इन पर फोकस करो। स्ट्रेंथन कम्युनिटी सीड बैंक्स, लोकल लेवल पर कम्युनिटी सीड बैंक्स बनाओ जिनको वो प्रिजर्व कर सके, है ना। प्रोवाइड अ मार्केट इंसेंटिव्स एंड पॉलिसी सपोर्ट, उनको प्रोवाइड कराओ, ऐसी पॉलिसी बनाओ, मार्केट में उनकी डिमांड क्रिएट करो। पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाओ जिसमें साइंटिस्ट और फार्मर्स दोनों आए और दोनों मिलकर के काम करें, ये नहीं केवल साइंटिस्ट ही काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बनाऊं, RA21, है ना, ये एक वो आता था, व्हीट की वैरायटी थी उस समय पर। इसका जो सीड होता था एकदम रेड कलर का होता था, रोटी बहुत मीठी बनती थी इसकी, है ना। उसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन अच्छी खासी क्रॉप की जो क्वालिटी और क्वांटिटी थी वो हुआ करती थी। आज ये मार्केट में है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखता है ना। ऐसी और भी बहुत सारे थे, वो मार्केट से गायब हो गए। तो ये कह रहे हैं कि ये इस गेहूं, जैसे कि मैं इसकी खासियत बताऊं आपको, इसका क्या था कि इश्यू ये था कि जब बहुत तेज आंधी या तूफान चलता था तो ये जो सीड था, ये वाला व्हीट, वो गिरता नहीं था। अभी क्या होता है, ऐसे ऐसे जो है आ गए हैं कि जरा तेज हवा चली, सारे के सारे गेहूं गिर जाते हैं। उससे जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की क्वांटिटी है, वो 100% से कई बार 30% तक रह जाती है, 20 से 30% रह जाती है। मीन्स उस फील्ड में अगर 100 kg गेहूं होना था तो वो कितना होगा, मात्र 20 to 30 kg ही रह जाएगा, क्योंकि वो गिर गई उसकी स्टेम। जबकि ये वाले थे, इनकी स्टेम अच्छी खासी मजबूत हुआ करती थी, तो थोड़ी बहुत ज्यादा तेज हवा चलती थी उसको रोक लेता था। तो ये कह रहे हैं कि भाई फार्मर्स और साइंटिस्ट दोनों मिलकर के काम करें, ग्राउंड की रियलिटी को देखो, ग्राउंड सिचुएशन को देखो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। फिर कह रहे हैं
स्टैब्लिश नेटवर्क ऑफ रीजनल कंजर्वेशन सेंटर्स, रीजनल लेवल पर कंजर्वेशन सेंटर्स बनाए जाएं, सीड बैंक बनाई जाए। गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है? गवर्नमेंट क्या करे? सपोर्ट सिस्टम्स फॉर प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर ट्रेडिशनल क्रॉप्स। इनके लिए ऐसी पॉलिसी लाए कि उनको प्रमोट करे कि भाई आप पुराने वाले जो सीड्स हैं उनको यूज करो, हम आपके साथ में खड़े हुए हैं पैसे से भी और वैसे भी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेकर के आओ आप, जो सीड्स मार्केट से गायब हो रहे हैं उनके लिए, ट्रेडिशनल सीड्स के लिए। ठीक है, जो स्कूल में मील आप प्रोवाइड कराते हो, हॉस्पिटल्स में, राशन शॉप पर, आप उन्हीं चीजों को परचेज करो ना जो मार्केट से गायब हो रही हैं। तो किसान अपने आप उनका जो है जब डिमांड आएगी तो उनका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। फिर ये कहते हैं कि कंज्यूमर का रोल, इसमें कंज्यूमर भी बहुत कुछ काम कर सकता है ना, कि विनिंग द बैटल इन किचन्स में से अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, ब्रांडिंग करो उनकी कि ये वाले जो पुराने सीड्स हैं, पुराना वाला गेहूं है, पुराना वाला चावल है ना, या जो है दालें हैं, वो ज्यादा अच्छी न्यूट्रिशन में, क्वालिटी में। तो उनको करोगे तो चाहे वो मॉल हो गए, टीवी सीरियल्स हो गए या यूट्यूब वगैरह, उन पर ऐड चलवाओ आप, तो लोगों को अपना पता चलेगा। फिर कह रहे हैं कंज्यूमर डिमांड, जब लोगों को पता चलेगा तो कंज्यूमर उन चीजों को दुकानों पे मांगेंगे, दुकानों पे मांगेंगे तो वो किसान से कहेंगे जो शॉप वाले कि भाई ये वाला लेकर के आओ, तो डिमांड बढ़ जाएगी और फार्मर्स उसका प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट कर देंगे। फिर ये कह रहे हैं कॉल टू एक्शन, क्या करना चाहिए अब? इंडिया फेसेस अ फार्मिंग कॉस्ट, क्लाइमेट थ्रेट्स, सॉइल डिग्रेडेशन और पुअर फूड हैबिट्स। ये सारी चीजें जिम्मेदार हैं इन ट्रेडिशनल सीड्स को मार्केट से गायब करने के लिए। तो इसके लिए ओनली हम हाई यील्डिंग वैरायटीज पर डिपेंड नहीं रह सकते, इतनी सारी प्रॉब्लम हमारे साथ ऑलरेडी हैं, और हम केवल एक ही वैरायटी के सीड्स पर अगर डिपेंड रहेंगे तो आने वाले टाइम में कोई ऐसी एपिडेमिक हो सकती है, ऐसे कोई क्राइसिस हो सकता है कि कंपनीज के हाथ में होगा सब कुछ। मींस किसान चाह करके भी अपने खेत में गेहूं नहीं उगा पाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने उस सीड्स की जेनेटिक्स में इतना चेंज कर दिया है कि वो फिर प्लांट में कन्वर्ट होगी ही नहीं, उसमें स्प्राउटिंग होगी ही नहीं, वो केवल खाने का काम आएगा। और पूरा देश, पूरे फार्मर्स डिपेंड हो जाएंगे उन कंपनीज पर। प्रोडक्टिविटी प्लस रेजिलियंस प्लस न्यूट्रिशन प्लस कल्चरल प्रिजर्वेशन, जब ये काम करेंगे, हमको प्रोडक्टिविटी भी बना के रखनी है, रेजिलियंस भी बनाना है, न्यूट्रिशन को भी मेंटेन करना है और कल्चरल प्रिजर्वेशन को भी मेंटेन करना है। अब देखो, आप कई बार जब पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां से शौक के लिए आप बहुत सारी चीजें परचेज करके लाते हैं। जैसे आप हिमाचल प्रदेश जाओगे तो वहां से लिगड़ी का अचार लेकर के आते हैं लोग, है ना, वो अपने यहाँ की एक अलग ही टाइप की चीज है, वो कहीं और मिलती नहीं है। तो उन्होंने उस चीज को प्रिजर्व करके रखा ना, इसीलिए उनका एक कल्चरल टैग बन गया कि भाई लिगड़ी का अचार अगर खाना है तो आपको हिमाचल में मिलेगा और वो कुछ ही एरियाज में मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही हिमाचल में कई जगह पर गोल्डन एप्पल होता है, वो केवल वहीं पर मिलता है। मान लीजिए कश्मीर का अपना एप्पल है, उसकी अलग क्वालिटी है, हिमाचल वाले की अलग क्वालिटी है, आपके उत्तराखंड वाले की अलग क्वालिटी है। तो ये सारी क्वालिटीज को मैनेज करना होगा, उनको प्रिजर्व रखना होगा उस डाइवर्सिटी को। ठीक है, तब जाकर के आप काम करेंगे। और ये कह रहे हैं कि ये सारे काम हमको कैसे करने होंगे? कोऑर्डिनेटेड और नेशनल एफर्ट्स पर करने होंगे। ये नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट में कर लिया दूसरे में है ही नहीं, नहीं, सारे के सारे एफर्ट्स को एक साथ लगाओ और कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स के साथ में, अप्रोच के साथ में काम करो तो रिजल्ट आएंगे। So guys, this was for today and we will meet again in another session with another topics. So तब तक के लिए bye bye, take care, thank you very much.